यानी कि देश में सरकार बनेगी स्पोर्ट्स से। देश की सरकार का मतलब है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये आप लोगों ने तय करना है। लेकिन एक बात को लेकर के हम आप सबके बीच में जरूर कहना चाहते हैं, शायद ये परिस्थिति इस तरह के हालात शायद पहली बार हम देख रहे हैं। जब वोट पड़ने से पहले, गिनती होने से पहले देश मान चुका है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। जितने भी सर्वेक्षण हो रहे हैं, जितनी भी सारी जगह से वोट की जो रिपोर्ट, जिन राज्यों में वोटिंग हो चुकी है 4 फेज की, रिपोर्ट यही है कि मोदी जी आगे हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे है। और कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि यहां पर हमारे जो विपक्ष के पार्टी के लोग भी आए थे, वहां के प्रत्याशी भी आए थे। लोकतंत्र है, सबको अपना वोट मांगने का अधिकार है। आप लोगों की बात अपनी बात आप लोगों के पास उनने रखी। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस पार्टी के वो नेता हैं जिस पार्टी की सीटें 40 से पार नहीं हो पा रही है। कहां वो पार्टी कभी 400 से ज्यादा सीटों के साथ जीत करके देश की सत्ता में रही, लंबे समय तक सत्ता में रही, बार बार सत्ता में रही। और जिस तरह से देश के हालात उन्होंने खराब किए, जिस तरह के देश का पैसा उस सरकार के दौरान लूटा गया, आज देश की जनता ने उनकी हालत वैसी कर दी जैसे उनने देश की हालत की थी एक बार। आप कल्पना करिए, हिमाचल प्रदेश में जब 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव की बात चली, टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे थे। ये श्रीमान जी जहां से जो हमारे मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी माता जी सांसद है यहां मंडी से, अभी भी सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है। मैं उनसे इस बात को पूछता हूं, और सांसद होकर के, पार्टी के अध्यक्षा होकर के आप चुनाव के मैदान से छोड़ करके क्यों चले गए? छोड़ करके इसलिए चले गए कि हालात नहीं है, चुनाव लड़ने जैसे हालात नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद ही उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिमला में इस बात का जिक्र किया कि 14 महीने से सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में है, और सुक्खू जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसमें ना लोगों के काम हुए, ना कार्यकर्ताओं के काम हुए, ना विधायकों के काम हुए, ना सांसदों के काम हुए। इसलिए किस मुंह के साथ हम वोट मांगने के लिए जाएंगे? इसलिए अपने आप चुनाव से उन्हें किनारा किया। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि भाई अगर माता जी ने आपकी कह दिया कि चुनाव लड़ने लायक नहीं है, कि आपको किसने सलाह दी है चुनाव लड़ने की? भले चंगे आप हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी महकमा आपके पास है, इस जो सड़कों पर मलबा पड़ा इसको आप उठा देते तो भी बड़ा भारी काम होता। 7 महीने से सड़कें बंद पड़ी हैं, बरसात के बाद दूसरी बरसात आ गई, लेकिन अभी तक मलबा नहीं उठ पाया। लेकिन अपने आप को बता रहे हैं कि बहुत सक्षम हैं, योग्य हैं। और खासतौर से जब कुछ नहीं बचता है तो एक ही बात कहते हैं कि मैं राजा साहब का बेटा हूं। उनके प्रति हमारा भी सम्मान है, लेकिन बेटा हो करके इस प्रकार का संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। बेटा गरीब का भी काम करने वाला होता है, और इस बात को मैं कहना चाहता हूं। कुछ लोगों के दिमाग से ये बातें निकलती नहीं।
लेकिन जो हालात पूरे प्रदेश के बने हैं उन हालात को लेकर के आप जवाब तो दीजिए। जवाब देने की परिस्थिति आपकी है नहीं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 16 महीने से, और सरकार कभी गिरती पड़ती ऐसी चल रही है। और इसलिए जब मैं कह रहा हूं, जब चुनाव देश का है, देश में तय है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी। और इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूं, अब के बार एक वोट से एक नहीं 2 सरकारें बनेगी। हिमाचल की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हिमाचल की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया। वो बहुमत खो चुकी है। राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होता है और वो 43 होते हैं और हम 25 होते हैं। हमारा सांसद जीत करके दिल्ली पहुंच जाता है और उनका सांसद बहुमत होने के बावजूद चुनाव, वो नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का उनको है क्या? ये तो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर सरकार बची हुई है। और जो सरकार इस प्रकार से चल रही है वो काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ कुर्सी बचाने के सिवाय उसका ध्यान लोगों की तरफ, गरीबों की तरफ हो ही नहीं सकता। और कई बार हैरानी इस बात को लेकर के होती है, प्रतिभा सिंह जी ने अपने आप कहा कि मुख्यमंत्री ने काम नहीं किए इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। लेकिन विक्रमादित्य जी, आप हमें बताएं इस बात को लेकर के। आप हिमाचल प्रदेश में मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में मंत्री होने के बावजूद आपने पत्रकार वार्ता शिमला की और पत्रकार वार्ता में कहा आपने कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम पर यह पार्टी सत्ता में आई है हिमाचल प्रदेश में। जब वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे तो मैंने प्रस्ताव रखा कि मेरे पिताजी के नाम पर एक हम स्टैचू लगाना चाह रहे हैं, एक मूर्ति हम माल रोड पे शिमला के रिज के मैदान में लगाना चाहते हैं। तो 2 गज जमीन भी अपनी पार्टी की सरकार में अपना मुख्यमंत्री के रहते हमको मिल नहीं पाई। इसलिए मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं मंत्रिमंडल के पद से त्याग पत्र देता हूं। आप तो त्याग पत्र दे करके बैठे हैं और त्याग पत्र दे करके बैठे हैं। आप सुबह त्याग पत्र देते हैं और शाम को कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने त्याग पत्र दिया था लेकिन मैं अब त्याग पत्र पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा। और मैं यही कहूंगा, जहां वो कहते हैं कि मैं वीरभद्र सिंह जी का बेटा हूं, जो गुण उनमें थे वो तो इनमें दिखे नहीं भाई। एक बार जब कहा तो खड़े होना चाहिए, मुद्दे पर खड़े होना चाहिए था, टिकना चाहिए था। व्यक्तिगत रूप से नहीं मैं कह रहा हूं, ये समाज के बीच में एक चर्चा है आज की तारीख में। और दूसरी बातें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो सरकार में, जो पूर्व में जब मैं मुख्यमंत्री था, हमने कुछ फैसले दिए थे, एक एक फैसला करके बंद किए। 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में खोले हुए, चले हुए संस्थान बंद कर दिए। आपके यहां पर भी मैं देख रहा हूं, हाई स्कूल सिधारी दिया था, नोटिफिकेशन उसकी कर दी थी, लोगों के कहने पर दिया था, लोगों की मांग पर दिया था। और सुक्खू जी की सरकार बने और विक्रमादित्य मंत्रिमंडल में मंत्री होते हुए उनके सामने प्रस्ताव आता है कि सिधारी का स्कूल बंद करने का जो है वो प्रस्ताव सामने रखा गया, जिस पर उन्होंने भी हस्ताक्षर करके सहमति दी कि स्कूल को बंद करना चाहिए। एक हेल्थ सब सेंटर हमने कटवाणु में दिया था, दुर्गम इलाका है हमारा, बहुत मुश्किल से वहां पर हम सड़क पहुंचाने के लिए कामयाब हो पाए। कैबिनेट में फैसला होता है और ये श्रीमान जी कैबिनेट में होते हैं और मंत्रिमंडल में फैसला होता है, कटवाणु का हेल्थ सब सेंटर बंद किया जाता है और उसमें अपनी सहमति देते हैं। आज आपसे समर्थन मांगने के लिए यहां पर आए। और जो खास तौर से कुछ लोग हमारे मित्र हैं उस इलाके के,
जो बहुत सारी बातें कहते हैं, कम से कम उनको तो अगर आपकी थोड़ी भी चलती है, थोड़ी भी बात सुनते हैं, तो आप मुख्यमंत्री को कहते कि ये कटवाणु का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य की सुविधाओं से महरूम है, और वहां पर अगर ये स्वास्थ्य संस्थान अगर दिया है, हेल्थ सब सेंटर दिया है, इसको बंद करना उचित नहीं है। अगर इतनी हिम्मत करते तो मैं उनको नेता मानता, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी के। बातें हाँकेंगे, इधर हाँकेंगे, उधर हाँकेंगे। मैं व्यक्ति के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं सच्चाई बोलता हूं जो बोलता हूं। आपके वहां पर आपने बेखली में मिडिल स्कूल दिया, नोटिफिकेशन उसकी कर दी। कठिन इलाका है, बच्चों को स्कूल आने में जाने में कठिनाई होती है, छोटे बच्चों को। हमने कहा स्कूल वहीं पर होगा तो बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। वहां पर कई बच्चे छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि रास्ता दूर है चलने के लिए। और बेखली में हमने जब मिडिल स्कूल दिया, उसको भी आपने डिनोटिफाई कर दिया। विक्रमादित्य जी, आपको ख्याल नहीं आया कि बेखली का इलाका, हमारा थाटा का इलाका ऐसा है, दुर्गम है, कठिन है, वहां ये सुविधाएं होनी चाहिए। इनको बंद नहीं करना चाहिए, इनको वापस नहीं लेना चाहिए। ये अगर ऐसी बात कहते हो तो हम बात को मानते हैं। नेचर पार्क हमने आपके कोड़ा थाच में दिया, वो बंद कर दिया। 1 साल से ज्यादा समय हो गया, बस नहीं आई आपके यहां। और बहुत लंबे समय से आपकी पीएससी थाटा में डॉक्टर नहीं। अब पता नहीं आया कि नहीं आया, अभी भी नहीं। अभी मैं चिवनी में गया तो चिवनी में हमने पीएससी दी थी, पीएससी में डॉक्टर बैठ गया, इलाज करना शुरू कर दिया। लोग सारे गांव के खुश थे कि भाई वहां स्वास्थ्य की सुविधा मिल गई। सुखू जी आए और विक्रमादित्य जी दोनों कैबिनेट की बैठक में बैठते हैं, क्यों नहीं कि वो पीएससी बंद कर दी। या बाली चौकी में हमने आईपीएच का डिवीजन दिया, नोटिफिकेशन हो गई, फंक्शनल कर दिया उसको, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार आती है और विक्रमादित्य जी भी मंत्रिमंडल में मंत्री होते हुए उसको डिनोटिफाई कर देते हैं। जिंजहड़ी में हमने सर्कल खोला पीडब्ल्यूडी का, वो बंद कर दिया। डीएफओ का दफ्तर खोला, वो बंद कर दिया। गाड़कशहर में आईटीआई खोली, वो बंद कर दिया। गाड़कशहर में हमने पीएससी का दर्जा बढ़ा करके सीएससी किया, वो बंद कर दिया। बाली चौकी में सीएससी का दर्जा हमने सिविल हॉस्पिटल कर दिया, वो बंद कर दिया। कुछ बचा है बंद करने के लिए? इन प्रश्नों का उत्तर मांगना पड़ेगा ऐसे वक्त पर। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब इनके पिताश्री मुख्यमंत्री थे, अंतिम 3 दिनों में, 4 दिनों में इन्होंने जब आचार संहिता लगी पूरे हिमाचल प्रदेश में 2017 में 21 डिग्री कॉलेज खोल करके चले गए थे। बिना बजट के, बिना पैसे के, सिर्फ कागज पकड़ा के चले गए थे। और हमने तो ये संस्थान खोल करके चला दिए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने चीफ सेक्रेटरी फाइल लेकर के आए कि ये कॉलेज खोले गए हैं, जाते जाते खोले हैं, कोई 2 दिन पहले खोले हैं, कोई उसी दिन खोले हैं, कोई की नोटिफिकेशन तो कोई 8-9 कॉलेज तो ऐसे थे जिनकी नोटिफिकेशन जिस दिन आचार संहिता लगी उसी दिन की गई थी। कहा कि बंद करने होंगे। हमने कहा अगर बच्चे नहीं होंगे, अगर बच्चे नहीं मिलते हैं, इनको कहिए 1 महीने के अंदर एडमिशन कराइए, हम कॉलेज भी खोलेंगे, बजट का प्रावधान भी करेंगे, कोई कॉलेज बंद नहीं होगा। अगर बच्चे नहीं होंगे तो बात लगे। 1 महीने के अंदर सभी कॉलेज में बच्चों की एडमिशन हुई और हमने सारे के सारे डिग्री कॉलेज जो खोले थे वो चलाए। यहां 8 महीने से चले हुए संस्थान वो बंद कर दिए, 6 महीने से चले हुए संस्थान वो बंद कर दिए। और झूठी गारंटियां दे करके सत्ता में आए लोग। यहां पर महिला मंडल वाले मेरे को सम्मान कर रहे थे, यहां पर मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत अच्छी भावना के साथ हमारा यहां पर अभिनंदन किया, स्वागत किया। आजकल कह रहे हैं कि चलो चलो तो फार्म भरो, फार्म भरो। जो पिछली बार जो फार्म भरे उसका क्या हुआ पहले बताओ तो सही। विधानसभा के चुनाव में भी फार्म भरे, 15 महीने हो गए, 16 महीने हो गए, एक को पैसा मिला नहीं। कहा था कि
हमारा दिसंबर महीने में जो सरकार बन जाएगी, जनवरी के महीने में 1500 रुपए थारे खाते में। और टिकने लगे कांग्रेस के नेता, ऐसे ऐसे लगे। और कुल्लू में वो सुंदर सिंह जी, वो तो गीत गाता रहता था, वो तो एक होली तब 1500, 2 होली था 3000, 3 होली तब 4500, 4 होली तब 6। बड़ा चाहते हैं। थोड़ा तो देखो भाई, थोड़ा तो देखो। इसलिए मार बार करके सरकार तो बनाई, चलती नहीं है। ये श्राप लगा सरकार को ऊपर से, जब इनकी बहुत राज्यसभा की सीट चले गई और आगे जो है ये सरकार चलने की स्थिति में नहीं है। गारंटी दे रखी थी, कहा कि भाई हम गोबर भी 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। फाटे पता नहीं अब गोबर रहा हो कि आएंगे कांग्रेस के लोग 1 किलो देना था जरा गोबर। अब है कुछ किसी बात के लेकर के 5 लाख नौकरी लगाएंगे, एक आदमी को नौकरी। और यहां आकर के झूठ बोलने लगे, देवी के यहां पर देवता के प्रांगण में यहां पर आकर के बोलने लगे कि 22,000 लोगों को नौकरियां दी। मैं सुन रहा था भाषण उनका। एक आदमी को नौकरी बता करके हमको बताओ किसको नौकरी मिली। 10,000 से ज्यादा हमारे आउटसोर्स में जो बच्चे लगे थे, आईपीएच में लगे थे, पीडब्ल्यूडी में लगे थे, टूरिज्म में लगाए थे हमने, हेल्थ में लगाए थे हमने, फॉरेस्ट में लगाए थे, उनको घर का रास्ता दिखा दिया। 1 साल तक उनको सैलरी नहीं मिली, 1 साल का पैसा ही नहीं था। फिर भी उसके बावजूद बोलते हैं कि भाई हमको वोट चाहिए। किस बात के वोट देना भाई? और मुझे हैरानी हुई, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं श्रीमान जी, भाषण दे रहे हैं कहीं दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, जयराम ने सिर्फ सराज का ख्याल रखा। और सराज में ऐसा डेंट मारूंगा याद करेंगे बोलते हो। अगर मैं विधायक हूं, यहां पर 6ठी बार विधायक हूं, तो मेरा जिम्मा था यहां का काम करना। टिक्की के लोग सड़क मांगते थे, टिक्की पहुंचाई। टिक्की से आगे सिधारी के लोग कहते थे हमें भी चाहिए, वहां भी पहुंचाई। कटवाणु के लोग सड़क मांगते थे, वहां भी पहुंचाई। घाट के लोग सड़क मांगते थे, सड़क वहां पर पहुंचाई। सिमनी धार सड़क हमने पहुंचाई। आपके जो क्या नाम ऊपर जो गांव जो मंदिर जो हमारा चाटाधार का, जो वहां पर सड़क हमने पहुंचाई। कदनी के गांव में सड़क हमने पहुंचाई। नलवागी के गांव में हमने सड़क पहुंचाई। खोड़ा नाल के गांव में सड़क हमने पहुंचाई। कून के गांव में सड़क हमने पहुंचाई। आज मेरे सराज विधानसभा क्षेत्र का गांव गांव सड़क से हमने जोड़ करके, मेरा वादा था कि जिंदगी में अगर वक्त मिलेगा तो मैं आपकी पीठ का बोझ उतार करके फेंकूंगा। और मैं ये भी कह रहा हूं, मैं सिर्फ सराज की नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहा और 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए पीडब्ल्यूडी महकमा मेरे पास था। आज तक के इतिहास में जब से हिमाचल बना है, सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई बनी, सबसे ज्यादा अगर सड़कें बनी तो जयराम ठाकुर के कार्यकाल में बनी। 4700 किलोमीटर सड़क पूरे हिमाचल प्रदेश में बनाई। और जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनको तो मैं एक ही बात करता, मैं को होते कम से कम माठा पड़ूरी माठा तो होता। ये तो हालात है। और इसलिए गारंटी पर बात क्या कर रहे हैं? तो लोग बोलते मेरे को देते परसों जब मैं भाषण दे रहा होता, बोलता गारंटी पर बोलो। गारंटी क्या बोल दिया? अभी सरकार की ही गारंटी नहीं है, अब क्या गारंटी की बातें करनी है इनके साथ? हम सत्ता में थे, लेकिन हमने एक बात को लेकर के हमने बात की। हमने कोई गारंटी नहीं दी, कोई वादा नहीं की, कोई फार्म नहीं भरा आपका, लेकिन महिलाओं के लिए हमने कहा आबादी का आधा हिस्सा है तो आपका आने जाने का बसों का किराया भी आधा करेंगे। किया हमने नहीं कहा आओ फार्म भरो, हमने नहीं कहा, हमने कोई गारंटी भी नहीं दी, लेकिन हमको लगा कि करना चाहिए। हमने कोई गारंटी नहीं दी। हमने कहा हमारा हिमाचल प्रदेश बिजली पैदा करता है, हम दूसरे प्रदेश को बिजली बेचते हैं। ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए जो बिजली का बिल आता है उसमें मदद क्या कर सकते हैं। मैंने अधिकारी को कहा कि एक घर में अगर 5 से 7 बल्ब लगे होते हैं, उसके घर में बिजली का खर्चा कितना होता है? उन्होंने कहा 100
110 यूनिट, 120 यूनिट इस तरह तक होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। मैंने तय किया 125 यूनिट बिजली का कोई किराया नहीं आएगा। लेकिन हमने फार्म नहीं भरा, गारंटी नहीं दी थी। घर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, हमने गारंटी नहीं दी थी। लेकिन उज्ज्वला योजना से मोदी जी ने हमारी मदद की और आगे बढ़कर के भी अपने हिमाचल प्रदेश में ग्रीन सुविधा के माध्यम से आपके घर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। गारंटी नहीं दी थी, हमने फार्म नहीं भरा था। हमने आपका स्वास्थ्य की सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर हमने दिया हिम केयर के माध्यम से, आयुष्मान भारत से जो बच गए थे लोग। अब इस बात को आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले काफी अरसे से आयुष्मान भारत के कार्ड जो है उस पर इलाज करना बंद कर दिया, क्योंकि सरकार पैसा देना बंद कर। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमको बात करनी होगी। सहारा योजना की बात कहूं मैं, हम 3,000 रुपए उन गरीब लोगों के लिए उनके खाते में डालते थे जो बेचारे बिस्तर पर पड़े हैं। और सरकार क्या करती है, सब ये योजना भी बंद, ये जयराम ने चलाई है इसलिए बंद, ये चलाई है जयराम ने इसको भी बंद करो, सब कुछ बंद करो। हमने कहा अगर हमारे नाम से आपको परेशानी है तो आप सब कुछ बंद करिए, लेकिन जरूर वक्त ऐसा आएगा जब आपका सब कुछ लोग जो है वो बंद करेंगे। ये तय है। आप कल्पना करो कि 14 महीने में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री से नाराज होकर के, कांग्रेस की सरकार से नाराज होकर के 9 विधायक उनको छोड़ करके चले गए। 6 कांग्रेस के विधायक और 6 कांग्रेस के विधायक के अलावा 3 निर्दलीय विधायक। और हमीरपुर जिला के मुख्यमंत्री हैं। हमीरपुर जिला में 5 सीटें हैं, मंडी में 10 सीटें हैं और पांचों की पांचों सीटों से समर्थन उनको था। 4 कांग्रेस की थी, 1 निर्दलीय विधायक था। लेकिन अब 5 में से वहां पर 3 विधायक जो है, जिनमें 2 कांग्रेस के, 1 निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिन्होंने विधानसभा से सदस्यता ही छोड़ दी। ये अलग तरह की परिस्थिति है। लेकिन ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग यहां आए थे, उनको हम ये जवाब देना चाह रहे हैं। लेकिन असली बात तो मैं ये आप सबके बीच में ये कहना चाह रहा हूं कि ये चुनाव देश का चुनाव है। देश नरेंद्र मोदी जी को इंतजार कर रहा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के देश आगे चले। राम मंदिर का निर्माण करने की बातें कहते थे। आज हमारा सौभाग्य है कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होकर के, प्राण प्रतिष्ठा होकर के 5 से 7 लाख लोग जो है, 5 से 7 लाख लोग हर दिन वहां पर दर्शन करके जा रहे हैं। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए हम कहते थे। ये मोदी जी का नेतृत्व जिन्होंने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे लाके खड़ा किया। आज बात करें, हम विकास की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं भी देखिए, प्रधानमंत्री तो 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी भी रहे, जिनके प्रति मेरा सम्मान है। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं भी अगर प्रधानमंत्री उस वक्त खड़ते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, कोई उनको मिलने के लिए जाता था, कोई आगे बढ़ता था, कोई नहीं बढ़ता था। खड़े हैं तो खड़े हैं। और आज अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे नरेंद्र मोदी जी कहीं खड़े होते हैं, कोई भी बड़े से बड़े देश का नेता होगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, अपने आप उसके पांव भी चलते हैं, हाथ भी बढ़ता है। जहां नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, उनमें करिश्मा है। पूरा देश लूट लिया। 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला। ये इस तरह के घोटाले की खबरें होती थी पिछले 1 दशक से, यानी कि 1 दशक का मतलब 10 सालों से देश में घोटाले के नाम पर एक भी घटना हुई है तो बताइए जरा। एक भी आरोप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है तो बताइए।
पाकिस्तान जिस भाषा में समझ सकता था उसको उस भाषा में समझा दिया। जब सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता पड़ी उड़ी के उस हमले के बाद, तो सर्जिकल स्ट्राइक की, जितने वो मार के गए थे उससे कई गुना ज्यादा मार करके वहीं पर आकर के मोदी जी ने वो सारा संदेश दिया। पुलवामा में घटना हुई, हमारे सैनिक मारे गए वहां पर, और एयर स्ट्राइक की गई पीओके में जाकर के, और संदेश दिया कि अगर तुम मेरे देश के अंदर हमारे यहां पर उग्रवाद फैलाने की कोशिश करोगे, यहां आतंकवाद फैलाने की कोशिश करोगे, तो यहां भी जिंदा नहीं रहोगे। अगर देश के बाहर भी तुम कहीं होंगे जहां षड्यंत्र और साजिश करते हैं, तो वहां पर भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान चिल्लाता गया। पाकिस्तान का जो है प्राइम मिनिस्टर दौड़ करके अमेरिका चले जाते हैं, वहां कहते हैं कि हमारा जो है बहुत नुकसान हो गया, बहुत ये हो गया। अमेरिका ने कहा, भारत को कहा कि आप आइए, हम बात करते हैं। मोदी जी ने कहा, बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे जिस भाषा में ये हमारे दो के बीच में मामला है, शुरुआत इनने की है और खत्म हमने करना है। तो ये सारी चीजें अपने देश के सामने देखी। इसलिए भाई और बहनों, मुझे आप सबसे ये कहना कि कांग्रेस का दौर पूरे देश में समाप्त हो गया। खत्म, समाप्त का मतलब खत्म। पहाड़ी भाषा में बोलता है कि मुख का जड़ क्या बोलते हैं, जड़ जाति मुकई, हाँ, जाति जड़क मुकई। और रही कांग्रेस की सरकार, भाड़े ही सरकार ना थी, सूझी ना थी, भाड़े बिल्कुल फेटी बात ना थी। ये नहीं बचेगी आपको साथ। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश में सरकार बनेगी, वो हम नहीं कह रहे कि हम सरकार की, अपने आप गिरेगी सरकार। क्योंकि उनके जो लोग हैं वो अपने आपस में लड़े हुए। सारी भ्रष्टाचार की सीमा हिमाचल प्रदेश में जो सरकार ने ला दी। सारे इंडस्ट्री के लोग हिमाचल छोड़ करके चले गए, हरियाणा चले गए, राजस्थान चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए, उत्तराखंड चले गए। हमने पूछा, भाई क्यों जा रहे इंडस्ट्री को बंद करके? उन्होंने कहा कि भाई माफ करो, कहने को देवभूमि है, लेकिन देवभूमि जैसा इस सरकार में कुछ बचा नहीं। इस देवभूमि में हम इसी भरोसे के साथ आए थे कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सब अच्छा होगा, लेकिन हमें कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी होगा। ये हालात पैदा कर दिए हिमाचल प्रदेश में। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो मंडी से कैंडिडेट है, चुने तुम नए कुणा से किस नाम करने में नाव भी बाले भी नहीं, थोड़े बाले आजकल सब भी बाले, मोबाइल अभी तक बाल सकता। लेकिन हम उनको भी लेकर के आएंगे, चुनाव से पहले कोशिश करेंगे, अगर संभव हुआ। अगर नहीं हो पाया तो चुनाव के बाद पक्का करेंगे, ये मेरी कमिटमेंट है। लेकिन यहां तो बात एक ही बात है, यहां तो मोदी जी हैं। मोदी जी के नाम पर, मोदी जी हमारे कैंडिडेट, मोदी जी हमारे नेता, मोदी जी हमारा भविष्य, मोदी जी हमारी पार्टी। और बाकी जहां तक में कुछ लोग बोलेंगे कि भाई आए नहीं, तो जयराम आए थे बोल रहे यहाँ पर, और हम जयराम के साथ हैं, जयराम के साथ मजबूत करने के लिए यहाँ पर हैं। इतना ही आप लोग, बाकी सारी चीजें मुझे आप सबके बीच में बहुत लंबी नहीं कहनी है, आगे भी कार्यक्रम है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत छोटे समय में ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ, आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, और खास तौर से जो माता बहनें यहाँ पर आई। आपका आरक्षण कितना % हो गया अब है पता कि नहीं? 33% आरक्षण हो गया विधानसभा और लोकसभा में। अब तो हमारे ये जो पुरुष है ना, जो सारे बैठे हुए, यहाँ एक भी नहीं भेजी, इतना एक दो ही बैठी, जितना है बैठी, दो त्राए। अगला दौर ऐसा आ गया तो ये बैठे होंगे यहाँ कहीं, और ये महिला बैठेंगी यहाँ पर। 33% आरक्षण का इंतजाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा और लोकसभा में कर दिया है। अभी विधानसभा के अंदर एक महिला है,
पछाद विधानसभा क्षेत्र से। अगले चुनाव में 22 महिला होंगी। तो आप अंदाजा लगाइए, ये बहुत सारी चीजें की हैं प्रधानमंत्री जी ने। मुझे आप सबके बीच में इतना ही निवेदन करना है कि आप सबके आशीर्वाद से सिर्फ एक ही चीज है कि यहां सराज विधानसभा क्षेत्र में आप हमेशा पहले स्थान पर रहने की आदत हो गई। लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे हिमाचल में सबसे बड़ी बढ़त दी तो सराज विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा का चुनाव हुआ, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ करके पहले स्थान पर कोई विधानसभा रहा तो सराज विधानसभा रहा। अब 2024 के चुनाव में भी सराज विधानसभा क्षेत्र नंबर 2 पर नहीं, 3 पर नहीं, नंबर 1 पर रहना चाहिए। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। कंगना जी को आप जिता करके भेजिए, कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट डालिए, ये मेरा आप सबसे निवेदन है।